भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजादी की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती गायब हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिली, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता और हौसले बुलंद है। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। Assalamualaikum, welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan and I am a proud Pakistani. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ पाकिस्तानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूँ पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी जो कि साउथ अफ्रीका से आई है। मैं हूँ पाकिस्तानी। And I am your host अनम गौहर और मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे। I am so proud of myself और बल्कि हर उस इंसान को जो इस मुल्क में रहते, जिसको ये सरजमीन मिली है, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं और इतने खून बहाए गए हैं। तो जैसे कि हमारी कौम के बानी, इस मुल्क के बानी, द ग्रेट लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका हाल ही में बर्थडे गुजरे, आप सबको पता होगा। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है। मतलब उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, वो मैं वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइसली आपको बताने की कोशिश करूँगी। वैसे तो आजकल बच्चे को पता है कायदे आज़म कौन थे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने निकाली जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। जिनको नहीं पता तो उनको पता चले कि वो एक कोई आम इंसान नहीं थे, वो बहुत मुख्तलिफ इंसान थे। ऐसे ही नहीं, वो सब लड़कियों के, ना कि सिर्फ लड़कियों के, बल्कि हर फर्द के वो रोल मॉडल है, भले वो मर्द हो, आदमी हो, औरत हो या लड़की हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। उनकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं ऑब्वियसली जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते, और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वक्फ कर देना बहुत ही हिम्मत और जुर्रत की बात होती है। बहुत कम ऐसे बेटे पैदा होते हैं जो इस तरीके का जज्बा रखते हैं। हिस्ट्री में बहुत ही कंपैशनेट और एंथुसियास्टिक लीडर उनको माना जाता है। उनको द फादर ऑफ द नेशन का खिताब दिया गया था, मतलब कि कायदे आज़म को बोला जाता है इस नेशन के वो बाप हैं, जैसे कि मैंने बोला बानी है। तो क्योंकि वाकई वो जिस तरीके से उन्होंने ये मुल्क हमें दिया, हमारा बाप भी हमें कोई चीज़ ला के देता है, हमें घर बना के देता है, तो इस तरीके से रेफर में बोल सकते हैं कि उनको इसलिए बोला गया था क्योंकि ये होमलैंड उन्होंने हमें दिया। एग्जैक्टली जी, बाबा कौम। तो 20 साल की उम्र में जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए थे लंदन से, तो वो अपनी सर्विसेज देने लगे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो वहाँ के एक एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने उनको सैलरी ऑफर की थी 1500, जो कि उस दौर में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं महीना 1500 नहीं, मैं दिन का 1500 कमाना चाहता हूँ। इतने विजनरी इंसान थे, ये उनका अज़म था, और ये कह के उन्होंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, पेशकश की मना कर दी। लेकिन अनम, जैसे कि हमने हमारे जो कायद हैं, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, इस मुल्क में जो आज हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं और तमाम फ़िरका और तमाम दीगर मज़ाहिब जो है यहाँ पर अपने फेस्टिवल्स, अपनी तमाम चीज़ें जो है कर रहे हैं, वो आपका ही एहसान है, क्योंकि आप एक ऐसे लीडर थे जिसने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, कहा जाता है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, लेकिन आपने दीगर जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में आज़ादी से रह रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क जितना हमारा है, ये मुल्क उतना उनका है। जैसे कि आपने सैलरी की बात की, तो कायदे आज़म
मोहम्मद अली जिन्ना वैसे ही इतनी हेल्दी और इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो फिर भी उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, तमाम चीज़ें, वो आप मुझे लग रहा है मज़ीद बताएंगी। जी, इसके बाद जब इंडो पाक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और वो जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने सिर्फ जो बोला, मतलब जैसे आजकल के लोग हैं ना, ही वॉज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो जो बोलते थे वो करते थे। उन्होंने अपनी तब तनख्वाह रखी सिर्फ 1 रुपया महीना। खैर तब इन पैसों की बहुत वैल्यू थी, बहुत पीछे के दौर की बात कर रही हूँ। काफ़ी दानिशमंद और मुनसिफ पसंद शख्सियत थे। इसके बाद एक बड़ा मेजर पॉइंट है, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो मिलके काम करे, वो यूनाइट हो जाए, लेकिन वो कभी हो नहीं सकी। पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग की पार्टी ज्वाइन की, और उनकी बहुत सारी काविशों के बावजूद वो साथ ना हो सके। इस बीच जो सबसे बड़ा मसला कि अब आज़ादी कैसे हुई, उनका उसमें क्या था इनपुट, कि उन्होंने ये चीज़ तब फिगर आउट की कि यहाँ तो जो है लोगों को, स्पेशली हम मुसलमानों को, उनके समाजी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, उनको रिलीजियस हकूक़ नहीं मिल रहे थे, मतलब इस सब में मुसलमान पिस रहे थे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश रूल कर रहा था। तो फिर उन्होंने जाके, और इंडियंस का उस वक्त वो था गांधी साहब थे, चले वो भी रिस्पेक्टफुल हैं, तो उन्होंने फिर 2 नेशन थ्योरी पेश की कि ये मुस्लिम अलग होने चाहिए और इंडियंस अलग होने चाहिए। तो उस वक्त ना गांधी रूल कर रहा था। अब गांधी जो थे 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। जब भी कायद आज़म साहब 2 नेशन थ्योरी लेके जाते थे, गांधी साहब कहते थे नहीं, वो कायद आज़म उठ के चले जाते थे, दूसरी बात ही नहीं करते थे कि ठीक है, उसने गांधी ने नहीं बोला। कायद आज़म साहब के भी अपने थे माशाल्लाह से स्टाइल, और मैं बड़ी ग्रेसफुल उनकी शख्सियत थी। जब वो हटे 10 साल के बाद और नेहरू साहब आए, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया, फिर ये 2 नेशन थ्योरी अप्रूव हुई। वहाँ फिर मुस्लिम्स को उनका अलग हिस्सा, मुल्क जो भी है, ये फिर वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। बट गांधी साहब ने अपनी हुकूमत में जब तक वो थे, उन्होंने इस चीज़ में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, और पूरी उन्होंने जी जान लगा दी कि ये चीज़ पॉसिबल ना हो सके। लेकिन खैर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। वाकई में अनम, जब हमारे कायद आज़म साहब की बात आती है, द ग्रेट लीडर, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, आज की भी जनरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर पाती है कि एक्चुअल में वो क्या थे, वो एक्चुअल में हमारे हीरो हैं। जैसे कि अनम आपने बताया कि वहाँ के जो मुसलमान थे, आई मीन बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत परेशान थे, उनके ऊपर तशद्दुद और उनकी जो एक सेपरेट चीज़ थी वो उनको नहीं मिली थी। मगर हमारे कायद आज़म साहब, हमारे ग्रेट लीडर जो हैं, उन्होंने उनको वो एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करके दी। एग्जैक्टली, उनके हकूक़ जो हैं वो दिलवाए। तो मैं वही बात करती हूँ कि जब इंसान ये चीज़ सोचता है ना कि आज के दौर में भी वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, वो हमें ग्रेट लीडर जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते, उस टाइम का जो हमारी कौम का जज्बा था वो हम चाहते हैं कि आज भी वो हमें दिखे। और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ज़रूर होंगी, क्योंकि हमारे जो ग्रेट लीडर हैं वो हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें जल्द होंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। हम एक कौम है और हमेशा हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो जज्बा उस वक्त था वो जज्बा इंशाल्लाह, देखिए हम जो है ना, वो सिर्फ एक होता है ना, वो बच्चा जो सोया हुआ होता है उसको नींद से जगाने की देर है, और हम वही बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, बस उन्हें जगाने की ज़रूरत है। तो कायद की बात बहुत खूबसूरत अनम आपने, कायनात ने, और यूनस को हम फरामोश नहीं कर सकते, जिस तरह ने यूनस ने जो है वो आज यूनस ने जो स्पीच की, दैट्स रियली अमेजिंग। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आज की जो जनरेशन है, ख़ास तौर पर देखें ये प्रोग्राम जो हमारा है वो आज की जनरेशन के लिए ख़ास तौर पर, जब आज की जनरेशन जो है वो कायद के बारे में इतनी खूबसूरत अल्फाज कहती है, और कहीं ना कहीं हम दुनिया को ये चीज़ पैगाम देते हैं कि हम कभी भी कुर्बानियाँ जो उस वक्त ही मुसलमानों ने दी है हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। रहबर पाकिस्तान और बाबाए कौम कायद जो है, तो आज हम उनको जो है वो बाकायदा एक खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अल्लामा इकबाल साहब, हमारे कौमी शायर जो है, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात जो है उन्होंने की थी तमाम तर, क्योंकि वहाँ पर बहुत मुश्किल था कायद साहब पर उस वक्त यकीन करना। वो खड़े तो हो गए थे, लेकिन उन पर कोई उस तरह से, जो वहाँ पर जाहिर सी बात बिखरी हुई कौम थी, उनको यकजा करना बहुत ज़रूरी था कि यकजा करे। एक लीडर खड़ा हुआ, लेकिन एतमाद कायम रखना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जिस तरह से आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है अब का जो पाकिस्तान है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन उस वक्त जो जिदजहद रही है उनकी, वो किस तरह से रही है, बहुत मुश्किल है। ये आसान काम नहीं है कि आप उठें और आपने ये काम कर लिया। तो जो उस वक्त हमारे जो कौमी शायर, उन्होंने जिस तरह से इनकलाबी शायरी की, लोगों के अंदर जज्बा दिखाया, और उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही अल्लामा इकबाल साहब ने कि कायद जो है, हमारे जो जिन्ना साहब है, वो यहाँ पर अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो वाहिद लीडर है जिन पर यकीन किया जा सकता है।
अच्छा, तो ये सारी तो उनकी कुर्बानियाँ थी, लेकिन मैं बताऊं पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी जो पॉलिसीज़ थी और दीगर मुल्क के लिए जो सरगर्मियाँ होती हैं, वो उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे एक्टिवली कि उन्होंने अपनी इस बीच सेहत को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया था और उनको टीबी की वजह से वो बहुत सख्त बीमार रहने लग गए थे और उनकी फिर डेथ भी हो गई थी और पाकिस्तान बनने के ठीक 13 महीने बाद ही डाइड। और तो 11 सितंबर 1948 को वो, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, सबको पता है ये आइकॉनिक साल है, लेकिन उसके ठीक 13 महीने बाद वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। एंड मे अल्लाह रेस्ट हिज सोल इन पीस। आमीन आमीन आमीन। आई वुड लाइक टू से कि देखें, बिकॉज ऑफ दैट मैन वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। अगर तो आज़ादी नहीं होती, अगर आप इंडिया के मुसलमानों का हाल देखें तो वहाँ पे हर साल हज़ारों लोगों के साथ वो होती है, ज्यादती होती है। और जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे मुसलमान हैं जिनको मारा जाता है ऑन द बेसिस दैट दे आर मुस्लिम। और अगर कहते हैं कि हम इंडिया में नहीं होते, हम गोरे के रूल में होते, उसकी कॉलोनी होते ब्रिटिश की, तो फिर क्या होता? फिर हम आज भी ना वॉशरूम धो रहे होते गोरों का। हकीकत बात है। ब्रेक का टाइम हो गया है, बट आई वुड लाइक टू से पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ पुराने हालात और नए हालात और नए आने वाले हालात के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, कर्जदार मुल्क है। पाकिस्तान ने IMF से इतना कर्जा लिया है कि उस कर्जे की वजह से हमारी जो मुल्क है और हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है या हमारे मुल्क की तरक्की नहीं हो रही। ये इतनी बड़ी बड़ी अगर आप देखा जाए कि इतनी बड़ी यहाँ पे कंपनीज हैं, टेक्सटाइल है, सब कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। फिर भी यहाँ पे इतने सारे मसाइल इसलिए क्योंकि जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट जब करते हैं तो उसके लिए हमारे पास हमें डॉलर्स की ज़रूरत होती है और डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। जब डॉलर ख़त्म हो जाते हैं तो हमें फिर IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान अब जिस तरह से तरक्की करने वाला है कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में बनने जा रहा है एक शहर, जिस शहर का नाम है टेक्नोपोलिस। एक बात बताएं, आपके पास कोई चाबी आई है, कोई चिराग आया है? right. क्या आखिर आपके पास आया जो आप इतनी श्योर होकर कह रही है? जी सना, मैं श्योर भी हूँ। यूनुस, आप कुछ पूछना चाहते? जी, मैं श्योर भी हूँ और आप सब भी इस टाइम अगर अपनी चेयर पे बैठे हैं तो प्लीज़ जो है अपने आप को संभाल के टेबल पे हाथ रख लें, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि ये कोई बात नहीं है। मैंने लास्ट शो में ही कहा था कि इमरान खान साहब के पास अलादीन का चिराग नहीं है, गलत कहा था। इमरान खान साहब के पास अलादीन का चिराग के अलादीन खुद आ गया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ड्यूटी दे दे, मुझे जॉब दे दे, क्योंकि हाथ हटा लूं कि रखा रहूं? यूनुस, आप रखे मैं बात करूंगी कि लाहौर के करीब एक सिटी बनने को जा रही है, एक ऐसा शहर बनने को जा रहा है जिसका नाम है टेक्नोपोलिस। अब टेक्नोपोलिस ऐसा क्या है कि जिससे मैंने कहा, इतनी शोर होकर मैंने आप लोगों से कहा है कि अब हमारे मुल्क की जो है गुर्बत है जो ख़त्म हो जाएगी और जो खसारे में हमारा मुल्क जा रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी और डॉलर्स ख़त्म हो रहे थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो टेक्नोपोलिस है ये इमरान खान साहब ने इसकी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के करीब है, लाहौर के करीब एक शहर है जिसको टेक्नोलॉजी का शहर कहा जाएगा, जो कि 800 एकड़ रकबा जो है पूरा 800 एकड़ है और उस पे मुश्तमिल है ये शहर। एक छोटा सा शहर है लेकिन इसको टेक्नोलॉजी का तमाम जो फैसिलिटीज़ है ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस शहर के अंदर जो है टेक्नोलॉजी की तमाम फैसिलिटीज़ होंगी और अभी से ही तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इस शहर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 30 करोड़ डॉलर की बाकायदा मुआहदा हो चुका है, 30 करोड़ डॉलर इस शहर के अंदर। और कहा जा रहा है कि मज़ीद इस टाइम जो है जितनी बिजनेसमैन कहते हैं ना कि बिरादरी है वो मज़ीद आ रही है और साथ ही साथ इस सिटी के अंदर टेक्नोपोलिस के अंदर जो है 10 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब की जो बातें थी जो इन्होंने इफ्तिताह के टाइम पे की और इफ्तिताह के टाइम पे इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत सारी मसले मसाइल्स के बीच में घिरे रहते हैं, हमारी मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत जो है लो जा रही है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो सिलिकॉन वैली के बारे में आप सबको यहाँ पे यकीनन पता होगा कि सिलिकॉन वैली ने इस टाइम MOU साइन कर लिया और सिलिकॉन वैली जो है वो दुनिया की जितनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं वो उसका हब
हब है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का ये जो टेक्नोपोलिस जो शहर बना है वो टेक्नोलॉजी का इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाई जा रही है, इसलिए कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। मुझे लग रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी हो जाएगी इसमें बंदे उड़ के ही आएंगे, रोड पे चलते हुए नजर नहीं आएंगे। अनम, आपको जैसे कि पता है कि किसी भी कंट्री का जो, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम डेवलपिंग कंट्री है, कोई भी मुल्क आगे तभी बढ़ सकता है जब उसकी टेक्नोलॉजी जदीद हो। एग्जैक्टली, हकीकत बात है। और मैं हमेशा इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट भी करती हूँ और कहती भी हूँ कि एजुकेशन सिस्टम और हमारा मतलब अगर तरक्की करनी है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो ठीक करें आप। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये सोच रही हूँ कि जो बच्चे हैं, मतलब एक तो हम इतना याद करते, एक और शहर का नाम भी याद करना पड़ेगा वाइवा में। टेक्नोपोलिस एक पुलिस, हाँ टेक्नोपोलिस। पुलिस का नाम सुन के थोड़ा सा दिल नहीं मानता ट्रस्ट करना, लेकिन नहीं यूनस, अब आप जो हैं वो ट्रस्ट करना शुरू कर दें। और जैसे कि कायनात में इतनी भंबार किस्म की जो स्टोरी लेकर आई हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे पता है कि आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है वो जो है वो वाव करने वाली, वो ये नहीं करने वाली अच्छा काश ये होता, ऐसा कुछ होने वाला क्योंकि अर्शिया बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा कि आने वाली जनरेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी अगर आपको मैं इसी तकरीब में जो वज़ीर आला उस्मान बज़दार थे, उन्होंने बाकायदा कहा है कि अमेरिका, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया तक से अभी जो है बाकायदा इन्वेस्टमेंट की जो है ऑफर्स दी गई। अमेरिका को मत ऐड करिएगा, बट एनीवेज आपके ऊपर है। और मैं एक और चीज़ क्विकली बता दूं, देन यूनिस मैं आपकी राय बिल्कुल जानना चाहूँगी, मेरे बहुत मोतबर है, क्योंकि जब भी आप बताते हैं कोई भी राय, मुझे काफ़ी लोगों ने पर्सनली कहा है कि यूनिस जब भी कोई बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये वाला एंगल तो हमने मिस कर दिया। तो रियली लेकिन रियली अप्रिशिएट इट। बट एनीवेज इस सिटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट जो है हुकूमत नहीं फ्री तो नहीं हो सकता सना, हुकूमत जो है इसकी अदायगी करेगी इस शहर के अंदर। हम पाकिस्तानी ना फौरन से फ्री होगा, मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी मैक्सिमम। उंगली पकड़ाए हम सर पे जाके बैठ जाते हैं। अच्छा देखिए, डिफरेंट दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी की टॉप 3 कंपनीज हैं, आप कह लें माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है और बहुत सारी है, बहुत जो टॉप 3 अगर हम कहते हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग, जेफ बेज़ोस, टेस्ला, टेक्नोलॉजी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। सिलिकॉन वैली में जो हब है जो बना हुआ है, इंटरनेट वहां से निकला, हर चीज वहां से निकली। इंग्लिश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और ग्लोबली लैंग्वेज होगी बिकॉज उधर वहां पे टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है। हमारे यहाँ मसला ये कि अगर यहाँ पे कोई बंदा लैपटॉप के आगे बैठ रहा है, उसकी जॉब है लैपटॉप के आगे बैठने की, तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, ये कौन सी जॉब है। जॉब सिर्फ ये नहीं कि बैंक मैनेजर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टेक्नोलॉजी बहुत अगर जैसे आपने बोला ये टेक्नोपोलिस, इफ नॉट जी हाँ, शहर का नाम टेक्नोपोलिस करेक्टली। अच्छा, टेक्नोपोलिस, इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है एक एंगल ये भी है कि अब ये भी स्टार्ट हो गया है। अब जब तक ये इन्वेस्टमेंट आएगी, चीजें आएंगी, लोग स्टार्ट करेंगे, कोई और आ जाएगा, उसने आके इसको खराब कर देना है, इसका बेड़ा गर्क कर देना है। कोई भी इस चीज की अल्लाह करे इमरान खान साहब वापस टेन्योर में आए, नेक्स्ट री-इलेक्ट भी हों इंशाल्लाह, बट कोई और आएगा ना वो बेड़ा गर्क करेगा। पता है यूनिस, सबसे बड़ा ना अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो वो यही है कि एक अगर जैसे कि कोई अच्छा काम होने जाता है ना, तो जो हुकूमतें अचानक से जो चेंज हो जाती है, वैसे जरूरी तो है तब्दीली भी, लेकिन अगर जैसे कोई अच्छा, इमरान खान साहब जैसे अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे मंसूबे बहुत जल्दी में शुरू हुए, कंप्लीट हो गए, एक तो बहुत तवील अरसा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कराची में जितना मतलब बसेस जो आई हैं, अभी रिसेंटली जो ग्रीन लाइन इफ्तिदा हो गया, चल गई है वो बसेस, तो इस तरह से बहुत मतलब काम किया, मंसूबे का आगाज हुआ और यहाँ खत्म भी हो गया, मुकम्मल हो गया। लेकिन तो ये बहुत जरूरी है कि जो मंसूबा भी इन्होंने शुरू किया है वो इनकी ही हुकूमत में खत्म भी हो। बिल्कुल ठीक कह रही है सना आप। जैसे जब भी कोई हुकूमत आती है तो उसका यही सबसे पहले जो टारगेट होता है, ये प्लान होता है कि जो प्रीवियस हुकूमत ने जो काम किया है, जो काम स्टार्ट भी किए हैं, वो सबसे पहले बंद किए जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। आई अग्री, ऐसा होना चाहिए। बट इमरान खान साहब की मैं तारीफ करना चाहूँगी इस मामले में, उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा से बड़ी क्लियर है, क्योंकि उनसे पीछे जो नवाज शरीफ के साथ में जो भी मंसूबों पे काम हो रहा था वो उन्होंने अपनी चेंज हुई तब्दीली, बट उन्होंने पूरे किए हैं। जैसे कि कल मैंने नहीं कहा तख्ती लेकर पहुंच गए थे और वो जो रोड वगैरह बनी है, तो इमरान खान साहब इस चीज़ में बड़े क्लियर हैं शुरू से। जी बिल्कुल ठीक कहा ना आपने। इमरान खान साहब ने बाकायदा दावा किया कि देखिए ये महीनों का नहीं है, मैं अपनी कौम को एक तोहफा देकर जाना चाहता हूँ,
चाहे मेरी हुकूमत हो या ना हो, वो आप सबको पता है कि अगर वो डट गए अपनी बात पर तो फिर जितने चोर आएंगे तो उन्हें चोरों को जो है सफाया उनका करना आता है। बिल्कुल सफाया करना। अच्छा, आई जस्ट वांट टू से कि बच्चों जो नए नौजवानों है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, कोडिंग सीखो, यूट्यूब से सीखो। देखिए मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटीज मत जाओ, चीजें मत जाओ, आप एजुकेशन हासिल करें, बट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप उनसे सिलेबस पूछ लें कि आप कौन से ईयर का पढ़ा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बिजनेस पढ़ा रहे हैं, कौन सी केस स्टडीज पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपको हर एजुकेशन मिलेगी। टेस्ला, एलन मस्क जो कहते हैं, टेस्ला जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कार्स की, वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्री है नहीं है, अगर आप केपेबल है, आपके पास स्किल है तो मैं आपको जॉब दूंगा। और वो वही वाली बात है, आप दूसरों के लिए जॉब करेंगे, वही वाली बात है, आप दूसरों के लिए जॉब करेंगे, उसको अमीर बनाएंगे, अपने लिए जॉब करेंगे, अपने आप को अमीर बनाएंगे। मिलते हैं छोटे से अमीर वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। होशियार, खबरदार, जो आज की न्यूज़ है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो कैसे आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग अपनी गाड़ियों में ट्रैकर या इंश्योर नहीं करवाते तो क्या होता है, कोई ना कोई उठा के ले जाता है। लेट सपोज आपकी गाड़ी है, कार है, ऑटो है या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोग जब ट्रैकर यूज़ नहीं करते या इंश्योर नहीं करवाते तो क्या होता है, कोई ना कोई उठा के ले जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्राइम करने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप लोग कहीं गलत जगह पार्क कर लेते हैं और जो कार लिफ्टिंग वाले जो होते हैं वो आपकी गाड़ी उठा कर ले जाते हैं, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लोग कि आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है। ये जो इनिशिएटिव है हमारे लाहौर पुलिस ने लिया है और मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर के हैं इमरान किश्वर, ठीक है। उन्होंने बताया है कि ये 20 दिन के अंदर 3 करोड़ 72 लाख जो है वो उन्होंने गाड़ियों का उनको वसूली हुई है, रिकवर किया है। और उन्होंने बताया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं कब कब हुई और कैसे कैसे हुई, मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेट सपोज जैसे कि 2007 में, 18 में, 17 में, जितने भी ईयर्स आप पीछे चले जाएं, 10 साल 13 साल की जो गाड़ियां थी वो उन्होंने बरामद की हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये इन्होंने 20 दिन के अंदर इतनी जो है वो चीज़ों को ग्रैब किया और सारी चीज़ों को वो उन्होंने जो असल मालकान थे उन लोगों को जो है वो प्रोवाइड किए और उन लोगों को बताया कि ये हमने कितने कितने दिनों में आप लोगों की गाड़ियां और कहाँ कहाँ से उठाई। और फिर उन लोगों को, उन जिन्होंने ये क्राइम किया था उन लोगों को अरेस्ट भी किया और उनको बताया है कि आपकी जो आगे जो टीम है वो भी आप लोग जब तक नहीं बताएंगे हम आपकी सजा कम नहीं करेंगे। आप ये कह रही हैं कि जो किश्वर साहब हैं, इन लोगों ने एज अ गाड़ी जो है पूरी एज अ होल रिकवर किया है। एग्जैक्टली यूनुस, मैं आपको थोड़ा सा और मजीद ब्रीफ कर देती हूँ। जैसे कि 90% जो है वो गाड़ियां उन्होंने रिकवर की हैं और मजीद भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। काफी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और इंशाल्लाह जैसे कि आपने पार्ट्स की बात की है तो डेफिनेटली जो पार्ट्स होंगे तो वो तो कभी नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि वो पूरी एक, लेट सपोज एक चीज है, हमारा फोन है, हमारा फोन खुल जाएगा, उसके बाद वो पार्ट्स में बिक जाएगा, तो वो हम उसको प्रॉपर्ली जोड़ के हम किसी को दे नहीं सकते। तो यही सारी चीज है। और सबसे मैं आपको बताऊं एक चीज के दैट्स ट्रू यूनिस, आपने बात कही कि पार्ट्स में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि पार्ट्स में चीजें जो बिल्कुल खस्ता हाल होती है, सम ऐसी भी होती है जो खस्ता हाल होती है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो सेल कर दिया जाता है। लेकिन जो 2011 का, जो 2007 का स्पेसिफिक जो एरा था उसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही थी। क्यों हो रही थी वो आपको पता है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा। जब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये फरामोश नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो रेशो कम हुआ है दहशतगर्दी के हवाले से। उसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही थी। और आप देखें ना, हम ये देखते हैं नंबर प्लेट्स नहीं होती, गाड़ियां चोरी होती है, नंबर प्लेट्स हटाकर जो है वो क्राइम कर रहे होते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बढ़ रही होती है। तो ये जो गाड़ियां बेसिकली जो वापस रिकवर, अब वो क्या करते हैं, मैंने क्राइम किया, मैं आई, मैंने कायनात का मोबाइल चोरी कर लिया और मैंने चोरी करने के बाद जो मेरी नंबर प्लेट थी गाड़ी की वो तो मैंने हटाई हुई थी, अब मैंने तो वो कर लिया, अब मुझे कोई ना पकड़े गाड़ी का कलर या इस चीज से, तो मैंने वो गाड़ी किसी सुनसान झाड़ियों में छोड़ दी, तो फिर वो रिकवर होती है। अल्लाह करे इसी तरफ मोबाइल जो मतलब हमारे गुम जाते हैं, जो मोबाइल छीन लेते हैं, उनको भी रिकवर करते हैं। आपका इशारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तो नहीं ना? वैसे मेरा इशारा तो नहीं, लेकिन समझने वाले समझ जाए। बिल्कुल सीखा। लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा है कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, कहीं ना कहीं मैं भी इसको खुशखबरी से ही रिलेट करूंगी, क्योंकि वाकई इतनी बड़ी अचीवमेंट है
लाहौर पुलिस वालों पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो लोग बेचारे अपनी इंस्टॉलमेंट पे भी निकालें बैंक से गाड़ियाँ और चीज़ें, या पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ियाँ लें और वो फिर दोबारा से, क्योंकि लाहौर में मुझे याद है न्यूज़ में भी आया था कि एक गैंग वो इस तरह की चीज़ें, बाइक हो गाड़ी हो, वो चोरी कर देते थे और बाकायदा बेच देते थे उसके पार्ट्स निकाल कर। लेकिन जो यूनुस का सवाल था, यूनुस ने कहा कि पूरी गाड़ी मिली है पार्ट्स में, क्योंकि यूनुस पार्ट्स में क्या होता है कि जो ग्रुप बने हुए होते हैं ना वो सबसे पहले बेच देते हैं, लेकिन जो लोग वर्कशॉप में गाड़ियां सेल करते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मुरम्मत चेंज, लाइक डन पेंट, कलर चेंज कर देंगे, उनके नंबर्स चेंज कर देंगे। तो वो गाड़ियां जो है ना पुलिस के लिए जो है बहुत आसान है पकड़ना। तो वो वाली गाड़ियां जिनके पार्ट्स बेचती हैं वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह से गाड़ियां, जैसे कि कायनात आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है, तो वाकई में इससे भी बात रिलेट करती है कि ये टेक्नोलॉजी ही है जो पुलिस भी यूज़ कर रही है डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए। देखिए आप देखें ना 2007 बहुत पुरानी बात है, आई मीन 13 साल पीछे चले जाएं तो वो चीज़ का तो मतलब आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा, बट उन्होंने वो भी गाड़ियाँ निकाल कर जो है वो दिखाई है। जी हेलो, अच्छा मेरी गाड़ी मिल गई, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा वो मेरा जो हेलीकॉप्टर जो गुम गया था ना, प्लीज वो भी ढूंढ दो। जी जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर प्लास्टिक के नीचे रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स नहीं ट्रैक करे अभी तक, लेकिन प्लीज शुरू कर दे। अभी उनकी उड़ान सिर्फ सड़क तक है। आई होप, वैसे ऐसी चीजें कौन चोरी कर सकते हैं, प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर है। जोक से पार्ट पे ये कहना चाह रही हूँ, आप गाड़ी कितनी भी मॉडिफाई कर लें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये रजिस्ट्रेशन का मामला है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कोई वो थोड़ी कि मैंने आपका पेन चुरा लिया और मिलेगा नहीं तो क्या। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ जो कि बड़ी मेजर है कि इन शॉर्ट जो गाड़ियाँ होती हैं तो उनमें भी ट्रैकर्स लगे होते हैं, बट इसमें जब आप किस्तें पूरी कर देते हो तो ट्रैकर हटा सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट गाड़ी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा ये, हाँ वो लोग जो बेचारे बहुत अपने पैसे जोड़ के लेते हैं, कोई सस्ती सी ले ली, मेहरान ले ली, उनके लिए है मसला, क्योंकि फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट नाउ ये बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है और वो ढूंढ के दे रहे हैं। बट अभी तक लाहौर में ज़्यादा, वैसे यहाँ पे ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, ये जल्दी मुझे लगता है कराची में आ जाए और हम भी इस सहूलत से फैज़याब हो सकें। गाड़ी ही नहीं, बाइक्स भी चोरी होती हैं बहुत ज़्यादा। वैसे ये सहूलत नहीं है ना, देखा जाए तो ये पुलिस वालों का काम है, तो कराची की जो सिंध पुलिस है वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। कराची की जो क्रिमिनल्स हैं ये बहुत ना, मैं बता रहा हूँ आपको, स्मार्ट हैं। एक से तो हम भी डील कर रहे हैं बिल्कुल। और मैं पता है मैं गाड़ियाँ चोरी नहीं करता, मैं दिल चोरी करता हूँ। मैं ये एक तो लगा भी है हमें, दिखा 2 लगे, मैं आपको गलत। अच्छा ये बता दूं, बस जल्दी से मैं बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया, कि यहाँ पे जो क्राइम्स हैं वो इतने आउट ऑफ द बॉक्स क्राइम्स हैं। मैं आपको एक क्राइम बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ सबसे छोटी चोरी और सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज कराची में क्या है। क्या? सिलेंडर नहीं, बाइक से पेट्रोल। ये यहाँ पे क्योंकि कराची वाले ऐसा है कि इतनी बाइक्स हैं कि आप मस्जिद में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, आपकी बाइक से पेट्रोल चप्पलें भी वो आप लोगों का काम है, पेट्रोल चोरी करना मेरा काम है। मस्जिद से बात की तो हमने उससे कनेक्ट किया कि चप्पलें भी होती हैं। ओके वेल डन, आपको मैं 100 रुपए का चेक देता हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। BBC बुड्ढा बकेट चिकन, उनके खाने में मुर्गियों के मुंह निकल रहे हैं, जो फ्राइड चिकन वो दे रहे हैं वो मुंह निकल रहे हैं। BBC के खानों में जी बुड्ढा बकेट चिकन, जी हाँ, व्हाइट कलर का बुड्ढा फोटो बनी हुई आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर ब्रांड है, पूरी दुनिया में है। पूरी मुर्गी के मुंह फ्राई करके मिल रहे हैं। आया है यानी कि पूरी पीछे की जो मुर्गी है वो उड़ गई है, वो सिर्फ आगे का मुंह रह गया है। आप ये कहना चाह बिल्कुल सना की फेवरेट डिश फ्राइड चिकन। अब इनको और टेस्ट आएगा। वेजिटेरियन। अच्छा ये तो सिर्फ थी इंटरनेशनल न्यूज़ थी, ये US में हुआ है, बट मैं आपको बता दूं एक चीज, एक साजिश हो रही है। क्या? बैक बेंचर्स के खिलाफ। बैक बेंचर्स, मुझ जैसे लोग जो पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं थे, स्पोर्ट्स में अच्छे थे, एक्टिंग में अच्छे थे, हर चीज में अच्छे थे, पढ़ाई में कमजोर थे, इनके खिलाफ साजिश हो रही है। एक खातून है, एक बच्ची है, छोटी सी, छोटी तो बच्ची नहीं है, अच्छी खासी लड़की है, नूरुल सबा, 23 गोल्ड मेडल जीत लिए इसने यार। ओह माय गॉड, मैं आपके गम में शरीक हूँ। बिल्कुल, शरीके हयात ना बनेगा, बाकी शरीक रहे। गम में शरीक हूँ। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कि इन खातून ने, नूरुल सबा अहमद, 23 गोल्ड मेडल जीते किड एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी लड़की को ऐसे 23 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, तो वाकई अब तालियां होनी चाहिए। एक और लड़का था, A लेवल्स कर रहा था, कोई 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, उसने A ग्रेड्स लिए थे, A+ ग्रेड्स लिए थे इन मोर देन 20+ सब्जेक्ट्स थे। तो वो उस बंदे से एक नफरत थी मुझे, और अब इनसे मुझे ताने मिलते होंगे, वैसे ताने मिलते होंगे ना आपको। देखिए मैं वो बताता हूँ, एलन मस्क वाली बात,
a piece of paper won't decide कि how skillful I am. This is True. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इनको अवार्ड्स क्या दिए जा रहे हैं. आपकी इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन और डिग्री की मोहताज नहीं है. अगर आप Exactly. इंटेलिजेंट है तो आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इंटेलिजेंट है. हकीकत बात मैंने ऐसे भी लोग देखे जो डिग्री लेकर भी डम है. लेकिन एक चीज, सब चीजें एक तरफ, लेकिन वो जो आंटी और फूफी की तरफ से ताने आते हैं ना कि मेरी बेटी ने 60 लिए, तुम्हारी बेटी ने कितने लिए? पप्पी की तरफ से ताना है तो अच्छा, रिश्ता आ जाए तो फंस जाएंगे. ठीक है. ऑन दिस ओकेजन पंजाब गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनको कैश प्राइज अनाउंस किया है 0.1 मिलियन रुपीस. तालियां. जो केमू के KEMU वाइस चांसलर हैं खालिद मसूद गोंडाल अनाउंस्ड ₹50,000 फॉर हर. तालियां. देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट की बात होगी तो पंजाब गवर्नमेंट के जो CM है बुजदार साहब, उनका टिकटॉक अकाउंट चेक करें जरा. देखें इससे साबित क्या होता है. क्या दिल तो बच्चा है. Exactly. देखिए, आपको खुश रहने के लिए if he wants to make TikTok videos, it's not a bad thing. Age is just a number. Exactly. देखिए, बैन कल्चर जो टिकटॉक का बैन था वो कंटेंट पे बैन होना चाहिए, वो लोगो बैन होना चाहिए. टिकटॉक ऐप बैन नहीं होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई स्कूल है, आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहां पे कोई गलत टीचर है या कोई गलत स्टूडेंट है जो गलत काम करता है, तो आप स्कूल बैन कर देंगे? नहीं करेंगे ना. आप उस बच्चे को स्कूल से निकालेंगे, आप उस टीचर को स्कूल से निकालेंगे. आप टिकटॉक बैन ना करें, आप वो जो लोग हैं जो टिकटॉक में गंदगी फैला रहे हैं उनको निकालें. इसके बारे में उर्शी आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप कहते हैं कि तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए ताकि वो तालाब साफ हो जाए. मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी माइंड होता है. और दूसरी बात आपने कही, टिकटॉक का मुद्दा ही यही है कि जैसे कि कंटेंट बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाते हैं और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो यूनस वो बहुत अच्छा ऐप जो है वो यूटिलाइज हो सकती है. बट हमारे क्या लोग करते हैं, उस कंटेंट को इतना गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो बार बार बैन हो जाती है. बार बार उन सब चीजों पे देखा जाए तो ये सब इंसान की जो है वो साइकी पर है, कौन किसको किस चीज. एक इंसान भी अच्छा होता है, कुछ लोग जो होते हैं उसकी अच्छी साइड देखते हैं, कुछ लोग बुरी साइड देख रहे होते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, अच्छा मुझे पर्सनली लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो उनका एक मीडिया बेसिकली होता है तो उन्होंने किसी कोऑर्डिनेटर वगैरह ने किया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो खुद मतलब ऐसे कोई शौकीन लगते नहीं है मुझे. मैं आपके बस इसी बात पे ऐड कर दूं, फिर कहना था आपकी बात है. देखिए, उनके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और 1 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं टिकटॉक पे, तो यूथ में पॉपुलर हो रही हाँ, है. ये तो है. जो ऐप है मेजॉरिटी यूथ यूज करती है. जी कहना. नो डाउट. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर वो पॉलिटिशियन है तो डजंट मीन दैट कि वो ये काम नहीं कर सकते या वो कोई ऐप यूज नहीं कर सकते. तो कोई भी ऐप बुरी नहीं होती, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो. इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन और वो उनकी पर्सनल लाइफ है. हाँ, अगर वो टिकटॉक पे मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने टिकटॉक पे आके गर्ल्स के साथ या कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, मैंने उनकी टिकटॉक देखी है. वो ऐसे नहीं, वो अगर प्लेन से उतर रहे हैं तो उनकी टिकटॉक बनी हुई है, कहीं गाड़ी में बैठे हैं तो मतलब और डिसेंट टिकटॉक है. तो आई थिंक कि ठीक है, अगर उनका है भी चैनल तो व्हाई नॉट, इसमें कोई बुराई नहीं. आई बिलीव कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू डू, आप कोई भी ऐप डाल रहे हैं, कुछ भी करें, एंटरटेनमेंट का जो मीडियम है ना वो कुछ भी हो सकता है, वेदर इट्स फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट और मेनी अदर प्लेटफॉर्म जो कि आजकल हैं. लेकिन जैसे आपने कहा ना कि कुछ नहीं किया और इतनी उनकी फैन फॉलोइंग रैपिडली हो गई, तो एंजेलिना ने भी कुछ पोस्ट नहीं किया था और मिलियंस में चले गए थे. तो बहुत सारे लोग या तो लाइमलाइट के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकते हैं या ये वाकई ही किसी का हो सकता है, एंटरटेनमेंट का तरीका भी हो सकता है. सेकेंडली, आई वाज सो डिस्गस्टेड जब मैंने सुना कि वो जो इतना बड़ा इंटरनेशनल एक ब्रांड है और वो इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े हाँ जी बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पे आप गलती कर रहे हैं. एंड फूड इज रियली समथिंग. हम बहुत इंस्पायर्ड हैं बाहर के कल्चर, फैशन, ट्रेंड्स, खानों से. स्पेशली मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी और आप भी जाके देख ही सकते हैं, यूट्यूब पे लिख लीजिएगा. उनके ओपन किचन होते हैं और वो जब विजिट करवा रहे होते हैं, इतने कोई गंदे वाहियात नॉन हाइजीनिक, आप एक दफा देख लें आपका दिल उठ जाएगा बाहर के खानों से. और दूसरे, दे आर एक्सट्रीमली रूड, अपने वेटर्स को टिप नहीं देते हैं, मालकान अपने पास रख लेते हैं और उनका बहुत ही बुरा बर्ताव है. तो हर तरह से मैं तो उनके लिए इट्स अ नो फॉर मी. और तीसरी जो आपकी न्यूज़ थी, अचीवमेंट थी, मुझे बहुत अच्छा लगा. दिन ब दिन हमारा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है. मैं सिर्फ एक चीज आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी कि वो जो मुर्गी के सर वाली जो तस्वीर थी, बेसिकली देखिए ये बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत बुरी. मैं हंस क्यों रही हूँ, वो इसलिए हंस रही हूँ कि मुझे खुशी है कि मैं वेजिटेरियन हूँ. आज तक मैं बच गई जी. मैं लाहौर के जो कुछ खाने होते हैं स्पेसिफिक, आप लोग समझ गए होंगे कि लाहौर के जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें समटाइम आपको क्या क्या खिला दिया जाता है. वहाँ से खोते शॉर्ट हो गए, गधों की पॉपुलेशन
वाकई में सना, यू आर नॉट सेफ। बहुत सारी सब्जियां वो गंदे पानी से फर्टिलाइज होकर आती हैं। डू यू नो अबाउट दिस? अच्छा, अब आप क्या खाना आप क्या खाएंगी? आप लिक्विड पे जिंदा रहेंगी। कॉफी भी बिल्ली की कुछ खास चीजों से बनती है। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था कि जैसे अनम आपने बताया कि वो फेस जो है वो स्पेसिफिकली कट करके बड़ी सी पिक्चर में दिखाया गया, तो वही बात है कि 2 साल के अंदर लॉकडाउन में किसी ने अपनी इन्वेंट्रीज चेक ही नहीं की। राइट। जो आई मीन एक्सपायर्ड जो चीजें होती हैं वही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आजकल के दौर में अगर आप ये सोचें कि जी हमें प्रॉपर तरीके से खाना खाने को मिल रहा है, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करें और उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर देखें कि वो वाकई में हाइजेनिक है भी है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली किसी भी ढाबे पे चले जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें ये खाना है वो खाना है, बट आप लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कितना हाइजेनिक है, कितना वो प्रॉपरली तरीके से, वो साफ तरीन तरीके से जो है वो बना हुआ खाना है। अच्छा, यू नो फूड से रिलेटेड बात करें तो बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप देखा जाए कि वो कहते नहीं हम जो है ना, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, हम जो है वो खाना वो खाते हैं, वो सेव होता है, सिक्योर होता है। नहीं, जो उनको भी खिलाया जाता है, अगर आप वो एक बार देख लें, मैंने खुद पोइट्री फार्म्स देखे हैं जहाँ पर उनकी फीड, उनको जो है बाकायदा एनिमल्स को जो भी वो फीड करवाते हैं वो इतना डिस्गस्टिंग है। मैं कहूँगी वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को नहीं पता, बट वही वाली बात है कि हम तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे नहीं, एक मिनट, हेलो जी, ठीक है, आ गई सब्जियां, कितने किलो आई है? ठीक है, बेस्ट है। आपका इम्यून स्ट्रांग हो चुका है। सीरियसली, पहले लोन लीजिए, उसके बाद एग्जैक्टली। अच्छा, मैं बस बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया कि देखिए टिकटॉक में कोई ऐप नहीं है, ठीक है, लोगों में ऐप है, और ऐप अगर आप में है तो उससे कवर आप ऐसे कर सकते हैं, आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, 23 गोल्ड मेडल ले सकते हैं। इसके अलावा 23 गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद आपने रुकना नहीं है, आपने अपने खाने का भी ख्याल रखना है, हाइजीन रखनी है। मुर्गियों के सर नहीं खाने, मुर्गियों के आपने लेग खानी है, आपका गोश्त खाना है, बाकी कोई चीजें नहीं खानी। बाकी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इट्स अ बिग टॉपिक, इस पे हम कभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गुड फॉर अ ह्यूमन, इट्स आइदर वेजिटेरियन और नॉन वेज। मिलते हैं एक गोश्त भरे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से आने के बाद हमारे पास हमेशा की तरह एक बहुत ही एक्साइटिंग किसी का वॉइस है, देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन आवर शो ऑन कॉन्टैक्टिंग दिस नंबर जो आपकी स्क्रीन के नीचे, प्लीज इस पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे गिफ्ट्स आपके मुंतजर हैं। तो किस चीज़ का इंतजार है? गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और अब चलते हैं हम आज के वॉइस नोट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहाद है। मैं जो है वो काफ़ी अरसे से एक चीज़ फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो तो मैं बाद में बताऊँगा कि वो चीज़ क्या है। लेकिन सबसे पहले थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मैं आपको रिगार्ड करता हूँ कि आपने इस तरह का शो डिज़ाइन किया, इस तरह के पैटर्न को लेके आप चल रहे हैं, जिस तरह यूथ को एंगेज कर रहे हैं, जिस तरह आप जो है वो अडल्ट्स को एंगेज कर रहे हैं। आई थिंक ये पूरा एक फैमिली, कोई पूरा पैकेज है ये शो गपशप। तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस कि आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको, मुझे सिर्फ एक टॉपिक पे डिस्कशन चाहता हूँ कि आप उस पर करें। आजकल जो ये जनरेशन, जो गैप आ गया है वालिदैन और बच्चों के बीच में, पहले तो था ही ये, लेकिन अब भी ये कंसिस्टेंसी, ये चीज़ चल रही है कि कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों से बात करने में, माँ बाप और माँ बाप से बच्चे भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, बातचीत में एक बड़ा डिस्टेंस आ रहा है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस पे पहला मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि इस पे पेरेंट्स को भी चाहिए कि इनकी भी अपनी काउंसलिंग की जाए कि बच्चों से डील कैसे करना है, बच्चों को कैसे बताना है। तो प्लीज़ अगर आप भी इस पर थोड़ा सा कोई एक टॉपिक कोई दिन रखें जिस पे बच्चों और वालिदैन के बारे में अगर हम डिस्टेंस को ख़त्म करने की बात कहें, तो बहुत सारी सोसाइटी में हमारी चेंजेस आएंगी, बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ इस पर डिस्कशन कीजिएगा। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी उन्होंने अच्छी बात बताई है कि जैसे कि ये माँ बाप और बच्चों का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसी में इतना बड़ा गैप होता है कि वो कवर करते करते जो है या तो माँ बाप हमारे चले जाते हैं या बच्चे अभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है। आई मीन 20 साल 21 साल, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है या मतलब कोई भी किसी भी हादसे में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो इतना बड़ा गैप हो जाता है कि आप अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह इस मुद्दे पर हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, आज ही करेंगे, इसी वक्त करेंगे और देर किस बात की, अभी करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि
कल करे सो आज कर। अच्छा कल करे सो आज कर। काट रही हूँ, लेकिन ये इन्हीं के वॉइस नोट से मेरे जहन में ये बात हमेशा आती है, और आज फाइनली किसी ने इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली है, तो क्यों ना मैं ये सवाल कर ही लूँ आप सबके, मुझे डिफरेंट राय मिल जाएगी कि आजकल जो बच्चे दूर हैं वालिदैन से, उसके पीछे आप लोगों को क्या लगता है? टेक्नोलॉजी की वजह से, या पुराने दौर में तो नहीं थी तब भी दूर थे, या तब के दौर में सब एक दूसरे के साथ थे, अब इन चीज़ों की वजह से, गैजेट्स की वजह से बच्चे जो हैं गैप आ गए, कम्युनिकेशन में गैप आ गया, रिलेशनशिप जो है वीक होते जा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं रही, बहुत चैलेंजिंग हो गया आजकल बच्चों का पकड़ के रखना इंटरेस्ट सिर्फ अपनी तरफ। ट्रू। अगर आपकी जी अब आप कहिए। नहीं you said like can I say so? Sure. अच्छा आई वांट टू टेल यू एक रिसर्च हुई है इन, अब ये जरा गौर से सुनेगा, ये मैं क्योंकि मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 1990s में एक एवरेज बंदे के 4 दोस्त थे। 2000 टू 2010 तक अराउंड एक बंदे के जो अच्छे दोस्त, जिसको आप दोस्त कह सकते हो, वो 2 थे। 2010, 12, 15 ऑनवर्ड्स टिल नाउ, आज कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरा कोई अच्छा दोस्त है। True. हम लोग जो दोस्ती बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके घर में थी, आप लोगों ने इग्नोर किया। अब आ जाए पेरेंट्स की बात। पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि तुमने ब्लैक शर्ट ही लेनी है, चलो बेटा ब्लैक शर्ट तुमको अच्छी लगी, ब्लैक शर्ट लो। आपका 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जिस दिन कहता है कि नहीं मुझे ब्लैक नहीं, मुझे ब्लू शर्ट लेनी है, तब आप खुशी मनाएं। माँ बाप उल्टा क्या करते हैं? थप्पड़ करते हैं, हमसे बदतमीजी कर रहा है। उस टाइम खुशी मनानी चाहिए, बिकॉज आपका जो बच्चा है इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो अपनी सोच खुद कर सकता है। मसला यही है कि हमारे लोग कहते हैं कि जो हम चाहते हैं बच्चा बने, पहले जो पुरानी जनरेशन थी वो और अच्छी थी, उनको मसला नहीं था क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी नहीं थी। जो हमारे वालिदैन हैं, क्योंकि इनकी एजुकेशन थी, अभी कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, हम लोग रिलैक्स होंगे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम कहेंगे तुम्हें जो बनना बनो, पढ़ना पड़ो, बिकॉज हमारा एक्सपोजर दुनिया से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा एक्सपोजर बढ़ चुका है। ये जो गैजेट्स वाली बात है, आप कह रही है ना कि बच्चे गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो माँ बाप से दूर हो गए, माँ बाप भी हल्के नहीं आ रहे। Exactly. वो खुद लगे हुए हैं। वो जो अंकल आंटीज जो है ना, जो सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं, सुबह का सवेरा हो गया है, परिंदे अपने घर से निकल गए हैं, क्या इतनी मीठी नींद से उठ गए हैं। नहीं, ये मॉर्निंग मैसेजेस जो बहुत सारी मॉम्स हैं व्लॉगर्स बन गई हैं। Exactly, they are doing the work. लेकिन it's all about कि आपको टाइम निकालना पड़ता है for your family. That's it. अच्छा जी यूनुस, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगेन वही बात करूँ कि गैजेट और टेक्नोलॉजी की बात नहीं, यहाँ पे माँ बाप की भी बहुत सारी चीज़ों में लापरवाही और प्रेशर। मैं कहूँगी कि प्लीज़, अब बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे माँ बाप हैं, उनको होगा कि क्या आप हमारी औलाद को हमसे बेहतर जानती। देखिए, मैं वो बात नहीं करी, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि बड़े बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं तो बच्चे भी बड़ों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें प्रेशराइज ना किया जाए, उन्हें एग्जाम्पल ना दी जाए कि तुम्हारी फुप्पो की बेटी ने ये टॉप किया। भाई, आप अपने बच्चे की स्किल समझे, आप अपनी बच्चे के अंदर उतना प्रेशर डालें जितना वो सह सकता है। और आप लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि छोटा ही गलती करता है। छोटा भी अगर कोई ऐसी बात करे तो बड़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे बड़े अप्रिशिएट नहीं करते, कहते हैं ओ तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वहीं पर आप अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनका कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं, और वो फिर आगे जाकर आपसे बागी और बदजन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी, और ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम तर जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, प्लीज 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 मैं आपसे हम्बली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट एक एक्सरसाइज की तरह, एक चैलेंज की तरह समझ के आप अपनी डेली रूटीन में इस चीज को लाजिम जो है अपने ऊपर कर दें। बेसिकली सबसे पहले एक बच्चा, प्लीज समझे इस बात को, एक बच्चा एक फूल है और ये फूल आपके ही गार्डन में लगा हुआ है। आप जितनी अच्छी तरह से उसको फीड करवाएंगे वो इतना खूबसूरत दरख्त बनेगा। तो ये आपके ऊपर है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, सबको पता है एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, हर जगह पर होते हैं, तमाम घरों में होते हैं। हम क्या करते हैं जी कि बड़ी वाली और छोटी वाली लाडली हैं, बीच वालों को माइनस कर देते हैं। जब आपके बच्चे आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब 5, 3 जितने भी आपके हैं, हमारी तवज्जो बट जाती है। जो पहला बच्चा था उस पे तो हमने बहुत अच्छी तरीके से तवज्जो दी थी, लेकिन जो बाकी थे अब हमारी तवज्जो उन पर नहीं है। हाँ, अब हमारी तवज्जो उन पे नहीं है। देखिए, आपने तमाम तर बच्चों पर यकसर जो है वो तवज्जो देनी है। तवज्जो देने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिक पॉइंट ये करना है कि आपने कभी ऊपर नीचे नहीं करना। मैं अगर एक चीज लाई हूँ, ठीक है, कोई गिफ्ट लाई हूँ, मैंने, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरा बड़ा है, तो मैंने इसको जो चीज दी है मैंने उसको भी सेम देनी है, ऊपर नीचे ना करें। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा ये एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा अलमिया है कि ऊपर नीचे करते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपने अपनी जिंदगी में ये चीज जरूर सोचनी है अपने अंदर, सिर्फ बच्चा हर वक्त गलत नहीं होता। अगर वो सवाल करे उसका जवाब अपने अंदर कहीं तलाश करे, उसको ब्लेम ना करे। वाकई में सना, आपने बहुत अच्छी बात की, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप लोगों ने
बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, यकीनन हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ भी आ गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि माँ बाप और बच्चों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, गैप ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है माँ बाप की। इसलिए मैं माँ बाप को कह रही हूँ कि जैसे कि आपने बच्चों की बात बताई कि बड़ा या छोटा बच्चा और बीच के बच्चों को तो भूल ही जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं, इतने जब बच्चे हो जाते हैं ना तो उनको लुक आफ्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक बच्चे की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं कि नहीं वो बच्चा थोड़ा वीक है, हम उसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दें या खाने पीने पे या ओवरऑल, तो वो दूसरे वाले बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रहे होते हैं। तो वो प्यार जो वो माँ बाप से चाह रहे होते हैं, जब उनको नहीं मिलता तो वो बाहर जाते हैं, फिर उनको गलत जो है वो मशवरे मिलते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वाकई में वो जब बाहर जाते हैं तो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होती है और माँ बाप के लिए भी नुकसानदेह होती है। तो हमेशा से ये जो हम लाइन सुनते हुए बड़े हो गए ना कि माँ बाप है उन्हें करने दे, वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो सही है, तो इस चक्कर में माँ बाप बहुत दफा अपने बच्चों की गलत शादियां भी करवा देते हैं और फिर वो बच्चियां ही सफर कर रही होती हैं। तो माँ बाप प्लीज ये एक्सेप्टेंस आप डालें अपने अंदर, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है। नोबडी इज परफेक्ट, इवन पेरेंट्स को जरूरत है थोड़ा सा काम करने की अपनी काउंसलिंग पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी सोसाइटी का टॉपिक है आजकल। तो मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, हमारे पास एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमारे पास अभी मजीद बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स हैं, तो आप कहीं नहीं जाइएगा और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और आज हमने कोशिश की कि आज अपने प्रोग्राम में जो है वो आपको तमाम तर जो है वो टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता सकें, लेकिन 27 दिसंबर आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है, या ये कहें कि तारीख का स्याह दिन है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आज का दिन 27 दिसंबर जब भी ये डेट सुनते हैं तो हमें याद आता है कि किस तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बहुत अजीम लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो 27 दिसंबर को पिंडी में जो है रावलपिंडी में उनको शहीद किया गया। इस वाक़े को हम कभी भूल नहीं सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या कसूर था? अगर हम देखें तो क्या कसूर था? क्या वो एक ख़ातून वज़ीर आज़म थी? वो पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी, और जो हम एक देखते हैं जो बहादुरी जिस तरह से वो तमाम तर मुनाफिकों को जवाब देती थी, उनका एक अलग ही अपना अंदाज़े बयां था। जितनी ख़वातीन अभी हम सियासत में देखते हैं तो कहीं ना कहीं नज़र आता है कि तमाम लोग जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कॉपी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि उनकी जो शख्सियत है उनको भी थोड़ा सा जो है वो कॉपी करें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें इस चीज़ की। लेकिन हम जब भी इस बारे में बात करते हैं, 27 दिसंबर के बारे में बात करते हैं, तो वो वक्त याद आ जाता है अचानक से कि एक ऐसा केस जिसके बारे में इंक्वायरी की गई, सब चीज़ें की गई, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ इंसाफ। आज तक जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कातिल हैं वो ज़िंदा है, और वो जो है बहुत अयाशी के साथ रह भी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि जब कोई फैसले होते कुछ भी होते तो जो हकीकी कातिल होता है कहीं ना कहीं वो छुप जाता है। मैं आपको डीपली कुछ मैं आप लोगों को पता है, हर चीज़ आप लोगों को मालूम है, रह जाते हैं, इंसाफ रह जाते हैं, कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक अलमिया है हमारे माशरे के अंदर कि जो ताकतवर तबका होता है वो हमेशा बच जाता है, हमेशा ताकतवर तबका जो है वो बच जाता है। तो कितना भी ताकतवर तबका हो सना, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर भी एक बहुत बड़ी अदालत लगेगी, लेकिन वहाँ आपकी कोई सोर्स और कोई पावर काम नहीं आएगी, वहाँ आपके अपने अमाल ही देखे जाएंगे। बिल्कुल सही कहा ना आपने कि रोज़े महशर आप किस तरह से अपना मुंह छुपाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर कभी अगर बात करें, क्योंकि इतनी बड़ी लीडर थी, इतनी बड़ी खातून, तो जैसे कि हमने पिछले भी कई एपिसोड में इनके बारे में जब बात की थी कि वो एक ऐसी लीडर थी कि जिन्होंने तमाम लोगों के दिल में अपना घर बनाया, कि जो लोग उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं भी करते थे वो उनके अज़म को जब सुनते थे, और जिस तरह की ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी उनकी कि बाहर के भी जितने लोग थे कि वो इंटरव्यूज़ जब पाकिस्तानी लीडर से लेते हैं तो उनके सवाल बहुत सख्त होते हैं, और वो पाकिस्तानी लीडर्स को मैंने देखा है, मैंने नोट किया है कि इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते उनके जवाब को। लेकिन आप जब मोहतरमा का कोई इंटरव्यू अगर अभी भी जो है सोशल नेटवर्क्स में है, यूट्यूब पर है, अभी भी देखें ना, तो वो एक ग्रेसफुल आंसर, और होस्ट उस टाइम चुप हो जाता था कि मैं इनका बाकायदा जवाब सुनूं, और उस जवाब पे मैंने अक्सर देखा है कि वो उन लोगों के साथ जो दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ बहुत हार्श होते हैं, उनके साथ उनकी काफ़ी बातों में वो हाँ कर रहे होते हैं, जबकि उनका काम नहीं है कि वो कोई ऐसा लीडर जो उनको चुप करवा दे तो वो वाकई इतना बड़ा लीडर होगा। जब आपकी शख्सियत इतनी जोरदार हो तो वाकई इंसान लाजवाब हो ही जाता है। वाकई में आपने बिल्कुल ठीक कहा
पढ़ी लिखी, नफीस और जिसे कहते हैं ना कि अपना एक विजन देखने वाली कि आगे हमने क्या अपने पाकिस्तान को देखना है। जैसे कि हम लोग अभी अपने प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे कायद आज़म साहब की, तो उन्होंने अपने क्या सपने देखे थे, वैसे ही उन्होंने भी एक मुद्दा अपनी ज़िंदगी में उठाया था कि मैं इस पाकिस्तान को खूबसूरत तरीन बनाऊंगी। और जैसे कि हम लोग उनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे, उनकी पर्सनालिटी को देखकर जो है वो वाकई में जो है औरतें कॉपी करना भी शुरू कर देती थी। और जैसे कि आपने बताया कि कॉपी करना आसान है मगर उस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप अपने अंदर भी वो चीज़ लाएं। अगर आपके अंदर एक चीज़ है कि मुझे भी वैसा बनना है तो आपके अमाल भी वैसे होने चाहिए। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। हकीकत बात है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में अल्लाह ब्लेस हर सोल। नंबर 2, आपने बोला कॉपी की बात। अगर कोई कॉपी करता है किसी की, उनकी फोटो के साथ अपनी फोटो लगा के इंस्टाग्राम पे लगाता है तो ये आवाम बैठी हुई है और ट्रोल कर रही है, ठीक है, अगर लुक्स वाइज बात करें। आ जाए थर्ड थिंग, बिकॉज आपने इतनी बात अच्छी की, नफीस, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, रीजन क्या था? उनको जो माहौल था, जो उनके फादर थे जुल्फिकार अली, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो माहौल था इनका बचपन से। और तब उनके साथ उनको जब हैंग कर दिया गया तो बेनज़ीर साहिबा जो थी उस पर्टिकुलर जो सिनेरियो था उसको उन्होंने, जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था उसको बियर किया है। वो इंसान को बड़ा बनाती है। आप बोली थी एजुकेशन, शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द रीजन इज कि उनका लेवल था, यहाँ पे मैं आपको, आई एम वेरी सॉरी टू से कि यहाँ पे जो ए लेवल्स या ओ लेवल्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए लेवल्स होता है, तो जो आपका जो एजुकेशन है वो मास्टर्स में जो अकाउंट सॉल्व हो रहा है वो वहाँ पे ए लेवल्स पे हो रहा है। देख रहे हैं आप डिफरेंस कितना है, कितनी यंग एज में आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है। हमारा स्लो सिस्टम, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जितनी भी हम उनके बारे में बातें करें वो कम है, उनकी तारीफ करें वो कम है, बिकॉज शी वॉज अ वंडरफुल लेडी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। आपने कहा कल्प्रिट जो है वो पकड़ा नहीं गया, और जैसा चल रहा है, जैसे कि जो बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं, सोर्सेज नहीं है हमारे पास, बट रूमर्स जो हैं कि वो क्लीन भी हो गए, सारे जो आपके सबूत थे, प्रूफ्स थे, वो मिटा भी दिए। आई डोंट नो, बट लेट्स होप कि अगर उसको यहाँ सजा नहीं मिली, ऑब्वियसली उधर तो सजा मिलेगी। लेकिन विक्ट्री इसमें ये है मैडम की कि उनके जाने के बाद भी उन्हें अच्छे लफ्जों में याद रखा जा रहा है ना। आपके जाने के बाद कोई आपको इस तरीके से याद करे, असल जीत इंसान की वही है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग, पीपीपी के जो जाले हैं वो अब जाले नहीं रहे बहुत सारे, बिकॉज उनका ट्रस्ट उड़ गया है पार्टी से। वो जो लीडर्स हैं उनको गलत लफ्जों में भी याद करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके बारे में आई हैवंट हर्ड कि कोई उनके बारे में कोई गलत बात बोले। हकीकत बात है। मैं यहाँ पर वेरी शॉर्टली एक आप लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ, एक किताब जो आप पढ़ें, लाजिम पढ़ें। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है तो आप वो किताब पढ़ें कि बेबाक उसमें जो ज़बान लिखी गई है वो ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखे गए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वाजे होंगी। द स्ट्रगल भुट्टो फॉर पावर, डायनेस्टी इन पाकिस्तान। इस किताब को एक बार पढ़िएगा ज़रूर। इसमें एक चीज़ मैं आखिरी लाइन सिर्फ बताऊं, इसमें वाज़े तौर पर 26 की जो शब थी उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वाज़े तौर पर यह कह दिया गया था कि आप पर अटैक भी होगा और आपको फ़लाँ की तरफ से ख़तरा है। मैं नाम नहीं ले सकती, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता भी चलेंगी इसमें। तो उसमें मोहतरमा की ये चीज़ थी कि बेबाक तरीके से वो वहाँ भी गई, दिलेरी के साथ उन्होंने शहादत जामिनोश भी की। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, एक बहादुर सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत बड़ी लीडर के बारे में बात कर रहे थे, और जब इतने बड़े लीडर के बारे में आप बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में और उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होने लग जाते हैं। जैसे कि सना ने अभी किताब का हवाला दिया तो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। बहुत सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी लीडर को जब और ज़्यादा तहकीक पर जाते हैं उनकी सोच पर, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो सोच है, जो मोटो है, वो बहुत क्लियर होती है। अगर मैं आज आप लोगों से कहूँ कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन गया या कश्मीर एक ऐसा टॉपिक हो गया जिसके बारे में हमसे ज़्यादा, पाकिस्तानियों से ज़्यादा या मुस्लिम से ज़्यादा अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं और सर्च करें, तो आप लोग मानेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल, ये ग्लोबली बहुत फैलती चली जा रही है। और कश्मीर, फ़लस्तीन या बैक टू बैक एक ऐसे टॉपिक्स हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी इस पर बात हो रही है, क्योंकि वाकई इतने मुद्दे हैं इसमें, इतनी बात करने को नहीं, एक्चुअली उनके जेन्युइन मसाइल है और जिस पे मुझे लगता है बात ही नहीं, काम भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहूँगी कि देखिए बात तो बहुत टाइम से हो रही है और होती रहती है, लेकिन बात तो तब हो जब बात जब हो
तो काम भी हो। जी एग्जैक्टली। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कश्मीर ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो बात तो बनती है, चाहे वो बाहर के ममालिक हो या यहाँ की बात हो, तो स्टोरीज़ क्या, तो बात तो बनती है इस पर। जी बिल्कुल सही कहा अर्शिया आपने कि कश्मीरियों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि उनका जो वतन है, जो उनका मुल्क है, जिसे जन्नत कहा जाता है, उसी जन्नत को लहू लुहान कर दिया। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ मोदी पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा, मैं कहती हूँ, लीडर या ऐसा पॉलिटिशियन है जिसे लोग ना ही उनसे इंस्पायर हैं, और बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे प्रोफेसर्स उनको मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर का खिताब दे चुके हैं। बाकायदा बच्चों को उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वो हमसे बहुत सिंसियर है या पाकिस्तानियों से बहुत सिंसियर है, वो गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। जैसे हम लोग, अब इंडिया है, वो पाकिस्तान पे रोज़ कोई ना कोई जो है वो तोहमत लगाता है कि ये दहशतगर्दी, कश्मीर में, लद्दाख में जो वाक़या होता, सरेआम उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानियों पे डाला था। और जबकि सबको पता है कि मोदी की सरकार बनाने के लिए मोदी ने ये करवाया क्योंकि उसको ये ज़रूरी लगा। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि इंडिया में बहुत सारी पार्टीज मोदी की सरकार और मोदी के जो पार्टी के लोग हैं उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अब खुले आम, वैसे तो सबको ही पता है कि कश्मीर में डे 1 से क्या हो रहा है, उन्हें गुलामी के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे मुसलमानों को जो है वहाँ पे दबा दिया जाता है, उनको उनके हकूक़ के लिए बात नहीं करने देते। लेकिन इस टाइम कश्मीर को 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। पूरी दुनिया ये देख रही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा हर किसी के मामले में बोलता है लेकिन यहाँ पर खामोश नज़र आता है। लेकिन कश्मीर को लद्दाख कश्मीर एक अलग, लद्दाख को एक अलग उसमें कर दिया, वैली कश्मीर को एक अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को एक अलग कर दिया। पहले हम सुनते थे जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अब ये जो 3 हिस्से उन्होंने डिवाइड किया है, अब बहुत सारे लोगों को पता है कि मोदी की और आरएसएस की ये कोशिश है कि कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्व को बढ़ावा दे और हिंदुत्व लाइक पंडित फैमिलीज़ को वहाँ पे उन्होंने बाकायदा सेटल किया है और मुस्लिम्स लोगों को वहाँ पे बेघर किया है। इसी तरह अब वहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन क्योंकि मुस्लिम ना जीत जाए तो उन्होंने मुस्लिम्स की, जहाँ पे वैली कश्मीर में बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, जम्मू कश्मीर में यस मेजॉरिटी 90% मेजॉरिटी वैली कश्मीर में मुस्लिम्स की है, जम्मू कश्मीर में 45 है और ज़्यादा जो है वो पंडित, जो अक्सरियत है वो पंडित की है। तो पंडित की जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे 6 सीटें दी हैं और जहाँ पे वैली कश्मीर, जहाँ मुस्लिम्स की, वहाँ पे 1 सीट दी है। ये डिस्प्यूटेड है जगह, शुरू से ही हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं बचपन ही से, और इनका तो ये डिवाइड और रूल वाला शुरू से ही चल रहा है। लेकिन ये जो रेसिज्म को है ना कि हिंदुत्व कम्युनिटी को वहाँ पे भर दें और वो ये रूल करें, ये अभी आजकल से ही नहीं है, ये जंग नेशनलिटी की है, ये ज़ुबान की है, ये अपने हकूक़ की है, ये तब से चलती आ रही है। मैंने सुबह भी अपने टॉपिक में बताया था, कायदे आज़म ने भी इसी चीज़ के बाद थॉट लिया था कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मोदी साहब को खुद ही गूगल पे सर्च कर लें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में उनका अपना नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। तो हम उनसे किस किस्म के मस्बत एटीट्यूड की तवक्को रख सकते हैं? हकीकत बात है, आपने कहा ना कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगी कि कश्मीर को 3 हिस्सों में नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर में तकसीम कर दिया। मतलब एक ऐसा हिस्सा जो कि बहुत टाइम से 5 अगस्त से सिर्फ और सिर्फ कैद-ओ-बंद है। लैंड्स की बात आप लोगों को याद होगी तो मैंने आप लोगों को बात ये बताई थी कि मकबूजा कश्मीर में बाकायदा जो ज़मीनें हैं वो बेचने की तरफ अब जो है वो लोग जा रहे हैं कि जो है ये ढोंगी सरकार है वो चाहती है कि अब जो है वो रोड्स बने, तालीमी इदारे बने। मतलब उनका ये दिमाग है ढोंगी सरकार का कि हम मकबूजा कश्मीर को जो है वो भारत का जो कि हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा हम बनाएं और उसमें उनकी जो आवाम है उनको हम ये लालच दे के यहाँ पर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे और यहाँ पर सरमाया करें। ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये पहले भी जो ये इलेक्शंस भी है ना, मैं आपको बताऊं कि जितना मुझे लगता है एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मैंने पढ़ा है कि ये कितने ही चाहें, क्योंकि ये कोशिशें बड़ी हुई हैं इनकी तरफ से बहुत कोशिशें हुई है कि ये इलेक्शन भी करवाएं, इनकी तरफ से ये भी कोशिशें हुई है कि वहाँ पर वो सरमायाकारी भी कराएं। तो जो कश्मीरी अवाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जानती है। तो ये आप देखिएगा कि जो वक्त आएगा ना उसमें कश्मीरी अवाम खुद ही इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन सना जब सीट्स वहाँ पर ज़्यादा बांटेंगे और मुस्लिम्स उसमें, तो डेफिनेटली मुस्लिम्स तो जीतेंगे ही नहीं, मतलब आप तो एग्जैक्टली तो मेजॉरिटी, मतलब वहाँ पर उनको कैसे आप उनके हकूक़ को, मुझे लगता है कि उनको दिया जाएगा कि जब दूसरों को ही जिता दिया जाएगा जिनको आपने खुद सेटल किया हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको इसका भी एक थोड़ी सी मैं आपको वो कर देती हूँ। देखें, आप किसी को सीट करें या कुछ भी करें, आप जब अभी हिंदुस्तान की हम बात कर रहे थे, जब हिंदुस्तान 1947 के बारे में जब अपन प्रोग्राम के आगाज़ में बात की, उस वक्त क्या किया था कांग्रेस
कांग्रेस में क्या किया होता था कि मुसलमानों के बारे में बात नहीं होती थी। स्पेसिफिक जो कांग्रेस था वो हिंदुओं के हुकूक के हवाले से बात करता था। एक लीडर आया जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। हम सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि कश्मीरी जो है, क्योंकि वो डटे हुए हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीरियों को सिर्फ इलेक्शन के उसमें सीट ना मिले और उसमें आप सिर्फ एक चीज करें और उनको दबा दिया जाए। वो खुद ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोग है, मुसलमान है, मुसलमान का जज्बा कभी नहीं झुकता। वाकई में सना बिल्कुल ठीक कह रही है। सीट्स की बात हो रही है तो मोदी सरकार जो है वो क्यों चाहेगा कि मतलब हमारे मुसलमान भाइयों को स्पेसिफिकली जो जगह मिले, वो तो चाहेंगे जो एक कुर्सी भी जो दी है वो भी वो अपने पास जो है वो बटोरने की कोशिश करेंगे। देखें, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बहुत बड़े लीडर की, और ब्रेक के बाद हम बात की हमने बहुत बड़े गीदर की। ये अच्छा था। देखिए मोदी साहब, मैं साहब क्यों कह रहा हूँ, मोदी साहब, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इजराइल को उनका पूरा कंट्री मिला 48 के बाद, इन्होंने अपनी वो बनाई, वेस्ट बैंक जो एरिया था वो फलस्तीन के पास था, ठीक है, जो एक यूनाइटेड नेशन ने प्रपोजल किया, ये जो होगा ये फलस्तीन का एरिया होगा, ये इजराइल का होगा, और गाजा स्ट्रिप फलस्तीन का होगा, और एक टॉप का नॉर्दर्न साइड पे। इजराइल ने क्या किया, यहूदी ने क्या किया, विद पैसेज ऑफ टाइम अपने लोगों को वहां भेजते रहे वेस्ट बैंक में। तो वेस्ट बैंक में भेजते रहे तो वहां पे कॉलोनाइज करते रहे। सेम चीज ऐसे हुआ, ये तो 3 हिस्सों में हुआ है ना, फलस्तीन कोई 7-8 हिस्सों में हुआ है। ये मेजोरिटी मुसलमानों की है, ये मेजोरिटी यहूदियों की है, और फिर वो जो मेजोरिटी यहूदी वाले एरियाज थे उनको वॉल से कवर करते रहे, गार्ड्स के साथ कवर करते रहे। तो बेसिकली ये मेंटालिटी है, ये उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। वहां पे भी इलेक्शंस जीते, 10 चीजें हुई, अभी तक उधर जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म कंटिन्यू होता रहेगा अनटिल अनलेस कोई दुनिया में कोई खड़ा हो। देखिए एक सिंपल सी बात है, फलस्तीन में जो नाइंसाफी हो रही है या कश्मीर में नाइंसाफी हो रही है, सब चुप है, क्योंकि ये जो दौर है ये पैसे का दौर है। जो कंट्री मेरे हक में है, मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, मेरा इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मैं खामोश रहूंगा करके। फॉर एग्जाम्पल अनम और मेरा ट्रेड चल रहा है, अनम कायनात की कंट्री पे जुल्म कर रही है, क्योंकि कायनात मेरी कजन भी है, मेरी मुसलमान बहन भी है, लेकिन मैं नहीं करूंगा कुछ, बिकॉज मेरा ट्रेड चल रहा है। राइट। द रीजन इज दिस। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कुछ हो रहा है और हम लोग चुप हैं। हम लोग कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, बट पैसेज ऑफ टाइम देखें, ये दुनिया का उसूल है, ये हिस्ट्री का उसूल है कि जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है तो इनकलाब आता है। ये पहले भी आया है, आगे भी आएगा। इसी बात पे आई वुड लाइक टू कोट फैज अहमद फैज पोइट्री। उनकी पोइट्री है बाय द नेम ऑफ निसार में तेरी गलियों के। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट, ब्रिंग इट ऑन। यस। निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्त व खुशाद के संगो खिश्क मुक़य्यद हैं और सागज़ार। बहुत है जुल्म के दस्ते बाना जू के लिए, जो चंद अहले जनू तेरे नाम लेवा बने अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी किसे वकील करे, किससे मुनसफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं। क्या बात है। बुझा जो रोज ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई, चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। गर्ज तसव्वुर शाम और सहर में जीते हैं, गिरफ्त साए दीवारों दर में जीते हैं, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। वाह। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। क्या बात है। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बाहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज औज पे है ताला रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। उम्दा। जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लैलो नहार। वाह, लाजवाब। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। वी जस्ट प्रे कि जितने भी इस दुनिया में मुसलमान हैं या इंसान हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म खत्म हो। बेशक। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।